This is Delhi. Please stand by for our next broadcast. This is All India Radio. We now bring to you the recording of today's proceedings during the question hour in the Rajya Sabha. ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। माननीय सभासदों, माननीय उपसभापति जी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सर। प्रश्न संख्या 16। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में डेंगू बीमारी के फैलाव की खतरनाक स्थिति का मूल्यांकन किया है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? अध्ययन दलों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनाओं का ब्यौरा क्या है? क्या इस बीमारी के प्रभाव और कोविड-19 वायरस वाली बीमारी के प्रभाव में कोई समानता है? और सरकार द्वारा इस बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए क्या क्या एहतियाती और उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं? मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। ऑनरेबल मिनिस्टर, पहला सप्लीमेंट्री टीजी वेंकटेश जी। सर, माय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, द कोरोना still is existing, but dengue is existing since decades in this country. Lakhs of people have been died in dengue. Still, virus have not been developed in this country. In America, this vaccine has been developed in America, and Japan also. I understand our country is collaborating, but it is taking long time, sir. It has to go very fast. Otherwise, dengue and corona both also affected number of people. Number of people also died. Thank you. माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, डेंगू एक वेक्टर बोर्न डिसीज है और वो मच्छर काटने से होता है। वर्तमान समय में पिछले बारिश के बाद देश के कई हिस्सों में डेंगू के केस बढ़े थे और ये बढ़ने का रीजन था पिछली बारिश से, और ये क्लीन वाटर में उसका लार्वा डेवलप होता है। तो जब क्लीन वाटर इकट्ठा होता है और क्लीन वाटर में लार्वा डेवलप होता है और लार्वा से मच्छर डेवलप होता है और ये मच्छर काटने से डेंगू होता है। और डेंगू के मच्छर की एक भी विशेषता है, वो दिन में ही काटता है और वो 5 फीट से ऊपर नहीं जा सकता। तो ज्यादातर वो पैर पे उसकी बाइट होती है और डेंगू फैलता है। और देश में इस बार डेंगू का केस थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन जब बारिश खत्म होने के बाद वो डाउनफॉल में है। लेकिन ऐसा नहीं बढ़ा है कि जो पिछले साल में या तो पिछले वर्षों में होता था, इसके सापेक्ष में वो कम रहा है और अभी कंट्रोल में। थैंक यू। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय वेंकटेश जी। Sir, the new virus Omicron has started spreading all over the world. South Africa it started. What are the steps they have taken? But whether the Covishield also will work for this one, the vaccine booster dose will work for this also or not? We have to. The people should know that subject. And also, in this country, tuberculosis is existing decades, vaccine is available, still people are dying in tuberculosis. Same way, dengue, people are dying, and now the Omicron has come. So my request is, this Omicron also, any fund is... Only one question, please. Any fund has been given for the... you have put several questions, Venkatesh ji. माननीय मंत्री। महोदय, विषय और क्वेश्चंस डेंगू पर है, लेकिन भी ओमिक्रॉन वायरस के संदर्भ में उन्होंने बताया, वेरिएंट के संदर्भ में बताया, तो मैं बता दूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली है, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। पोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए, इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। थैंक यू।
Honorable G.K. Vasan. Sir, it's a very important question, sir. I would like to first thank the Government of India, the Health Ministry, sir, for coordinating with all the state governments, sir, and make Indians' dream come true. 100 crores of vaccination for Corona, sir. 118 crores plus, now 124 crores plus step by step. It was sometimes, sir, being told we would not cross even 100 crores by December 31st. Please put your question. Sir, I would like to tell the Honorable Minister, sir, that some of the states are having heavy rains. Due to cold climate, sir, definitely, sir, fevers like dengue, typhoid are meant to come, sir. Though the government is following it up, sir, it is important that it has to be kept in control. At the same time, sir, now there is a fear for the new COVID-19, sir. Though the government has clarified in this question that no scientific evidence is available to suggest any specific relation between dengue and COVID, sir, I would only like to request the Honorable Minister, sir, that people of the country should be aware of following the norms already given to COVID, sir, which around 50 crores of the people, sir, have forgotten today, wearing masks, social distancing, sir, and using sanitizers, sir. I feel, sir, government being strict towards the public and see that they use this proper guideline will definitely stop the new type of COVID-19, sir. I would like the health department to take step on this, sir. Thank you. It's question only, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उपस्थित किया है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश में अभी कोविड कंट्रोल में है, लेकिन कोविड गया नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने वक्तव्य में बार बार कहा है, लास्ट मन की बात में भी कहा है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, यानी कि हम दो गज की दूरी बनाए रखें, हम मास्क का उपयोग करें, हम सारे प्रिकॉशन लेके चले तो हम कोविड के सामने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सरकार की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सारे देश में आज 124 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो चुका है। देश में आज 84% देश के नागरिकों को जो 80 एबव एज के है उसको फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर किया गया है और 47% से एबव को सेकंड डोज एडमिनिस्टर किया गया है। आज हर घर दस्तक अभियान चल रहा है। लोग घर घर में जाके, स्वास्थ्य कर्मियों घर घर में जाके टीकाकरण करवा रहा है। पर डे 70 लाख से 80 लाख पर डे डोज एडमिनिस्टर हो रहा है और ये ही एक हमारे लिए एक सुरक्षा का माध्यम है। देश में कोरोना वायरस के सामने लड़ने के लिए भारत सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। माननीय केजे अल्फोंस। Chairman, sir, there are two things in this country which we breed unnecessarily. One is, of course, the mosquitoes, and second is, of course, a lot of babies. And unfortunately, the Honorable Minister is not responsible for either of them, but he has to deal with both. Sir, since it is mosquitoes which cause dengue, how are we coordinating with the municipal authorities and with the panchayats who are responsible for eradication of mosquitoes? I feel, sir, there is not too much of coordination taking place. Will the government take an initiative, come out with a blueprint and also implement an action plan to control mosquitoes at the municipal panchayat level? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल कंट्रोल डिसीज के माध्यम से जब कोई भी देश में कोई जगह पे कोई केस दिखता है तो तुरंत ही हम उसका सर्वेलेंस करते हैं। तुरंत ही इस बार जब देश में के डेंगू के डिसीज देखने लगे तो यहाँ से 15 टीम बनाई गई, 15 स्टेट में भेजी गई। वहां जाके कौन से क्षेत्र में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में केस बढ़ रहा है, क्या एक्चुअल रीजन है, उसका स्टडी करके उसका रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला और रिपोर्ट के आधार पे 15 स्टेट के साथ मैंने स्वयं बातचीत करके एक एडवाइजरी डिक्लेयर की। आप अपने स्टेट में इस टाइप का प्रोटोकॉल को फॉलो करो, इस टाइप का प्रिकॉशन लो, इस टाइप का एक्शन लो, इस टाइप की ट्रीटमेंट की व्यवस्था करो। और जब कॉरपोरेशन, नगर इकाई और नगर परिषद में भी कैसे कैसे अपने यहाँ पानी कोई जगह पे इकट्ठा ना हो
और उसको फॉगिंग कैसे किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, कब किया जाए, उसके लिए भी हम एडवाइजरी समय समय पर देते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उसमें कोई कचाश नहीं रखी जाती है, जैसे कि देश में ऐसे कोई डिसीज ना फैले। माननीय विजय साई रेड्डी जी। Sir, the Center for Disease Control and Prevention of USA has introduced a new vaccine for dengue, which is made available for the children between the age of 9 to 16 years. My question to the Honorable Minister is whether Government of India is also planning to introduce similar vaccine for dengue in India for the children aged between 9 to 16. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस टीबी के वैक्सीन पर भी काम चल रहा है, डेंगू के वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। उसका एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर हम डिसीज करते हैं, और जब हमें एक्सपर्ट ओपिनियन कहेंगे कि ये वैक्सीन करना है और वैक्सीनेशन पे जाना है, तब हम अवश्य जाएंगे। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न संख्या 17। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वैश्विक महामारी के वर्षों में दर्ज किए गए क्षय रोग टीबी के मामलों की संख्या में भारी कमी आई है? क्या महामारी के दौरान नैदानिक सुविधाओं तक पहुंच की कमी के चलते टीबी के मामलों की पहचान में कमी आई है, जिसके परिणाम स्वरूप मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या देश टीबी उन्मूलन कार्य के अंतर्गत वर्ष 2020-2021 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है? यदि हां, तो इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? और विगत 3 वर्षों के दौरान टीबी उन्मूलन कार्य हेतु कितनी राशि आवंटित और खर्च की गई है? मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। माननीय मंत्री जी। उत्तर सभा पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री, माननीय नदीमुल हक जी। So I want to ask whether the government is aware that modeling studies have projected that TB mortality rates in 2021 and 2022 will be much higher than 2020 due to this spillover effect of the COVID. माननीय अध्यक्ष महोदय, टीबी में हर प्रति वर्ष हमारे यहाँ 21 से 22 लाख आज के दिन में केस दिखाई दे रहा है, और हर रेगुलरली उसका सर्वेलेंस होता है। उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, कोई भी व्यक्ति जब प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ ही लेबोरेटरी में भी उसकी इंफॉर्मेशन मिले तो तुरंत ही गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दे दे। जो हमारा टीबी कंट्रोल के लिए एक व्यवस्था बनाई हुई है, डैशबोर्ड है, उसमें उसको रिपोर्ट करना होता है। और इस तरह से जब कोविड क्राइसिस के दरमियान, कोविड के दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान ये रिपोर्ट कम हुआ था, लेकिन हमने ऐसा नहीं माना है कि केस कम हो गए हैं। हमने वैसे ही प्रिकॉशन लेके एक अभियान के तौर पर फिर से इनिशिएटिव लिया है, और सारे देश में टीबी के केस को फिर से आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए हमने सुनिश्चित करने का काम किया है। सेकंड सप्लीमेंट। Thank you, sir. So I want to ask that as the minister has said that the vaccine of TB is under preparation, but I want to ask whether the government has adopted any measures to increase the testing for TB, because COVID testing is taking much priority over TB testing. So have they taken any measure to increase the testing for TB along with this COVID prevention measures, so that one does not negatively affect the other? Thank you. सामना हमने जैसे किया वैसे ही देश में से टीबी नाबूद हो, और भारत ने तय किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2025 के पहले देश में टीबी को नाबूद करना है। और टीबी को नाबूद करने के लिए सारे देश में जन जागृति कैसे हो, एक व्यापक तौर पर अभियान चलाया जा रहा है। ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा और ऑनरेबल वाइस चेयरमैन और आप भी उपस्थित थे। लास्ट सेशन में एक कार्यक्रम भी पार्लियामेंट मेंबर के साथ किया गया, उसमें पब्लिक अवेयरनेस कैसे आए, और जो केस है केस बाय केस को आइडेंटिफाई करके उसको सही मात्रा में ट्रीटमेंट मिले, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। और दुनिया में जो रिसर्च हुई है, सब बेस्ट मेडिसिन भी उसको दी जा रही है। और कोई पेशेंट में कुपोषित ना हो जाए, और ज्यादातर कुपोषित लोगों में टीबी ज्यादा होने की संभावना होती है, तो उसको प्रोत्साहन मिले, इसलिए हर महीने
500 रुपीज उसके अकाउंट में भी डाला जा रहा है। और लास्ट अक्टूबर के 28 और 13 2-3 दिन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सारे देश के सभी स्टेट का 3 दिन का सेमिनार किया था और सभी स्टेट को कहा कि आप 2025 के पहले आपके स्टेट में एक टीबी नाबूद करने के लिए क्या कार्यक्रम है, आप उसकी टाइमलाइन, आप उसका कार्यक्रम, आप कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, कैसे अभियान चलाएंगे, आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो सब स्टेट ने एक साथ में निश्चितता व्यक्त की है कि हम अपने स्टेट में 2025 के पहले टीबी नाबूद करेंगे और उसके लिए हर संभव प्रयास सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से स्टेट गवर्नमेंट के साथ किया जा रहा है। और उसके वैक्सीन के संदर्भ में माननीय सदस्य ने कहा है तो मुझे ये भी बताना है ये सदन के माध्यम से देश को कि टीबी का देश की ही कंपनी ने वैक्सीन निर्माण करना शुरू किया है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रायल हो चुकी है और उसका डाटा की स्टडी हो रही है। जो डाटा सक्सेस होंगे, पॉजिटिव होंगे तो देश में टीबी का वैक्सीन भी अगले दिनों में उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू। माननीय भुवनेश्वर कालिता जी। Thank you, Dr. Chairman, sir. Half of my supplementary reply has already been given by Honorable Minister, but still I want to repeat my question, my supplementary. It is a fact that due to COVID testing, the testing of TB has suffered. So the schedule that has been made for manufacturing the vaccine, it is about 40 years now. What is the target of administering the vaccine for TB? A part. B part is, Honorable Minister has rightly mentioned about, Honorable Prime Minister has given a target 2025 for TB Mukt Bharat. With the progress, with the present progress, whether the Minister is confident that by 2025 it will be TB Mukt Bharat. Thank you. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए, टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए कई प्रोत्साहन भी हम देते हैं और उसको उत्साहित भी करते हैं और कंपटीशन भी करते हैं। लक्षद्वीप में 100% टीबी नाबूद हो गया है। जम्मू एंड कश्मीर के 2 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ टीबी 100% नाबूद हो गया। देश में हर डिस्ट्रिक्ट का भी कंपटीशन कर रहे हैं और प्रतिवर्ष हम कंपटीशन और प्रतियोगिता के आधार पर उसको सर्टिफिकेट भी देते हैं। और यहाँ माननीय सदस्य ने प्रश्न उपस्थित किया है कि क्या कोविड का टेस्टिंग ज्यादा होने से टीबी के टेस्टिंग पर कोई इफेक्ट आई है? जी नहीं, कोविड का टेस्टिंग के साथ ही टीबी का भी टेस्टिंग हो, उसके लिए भी हमने प्रयास जारी रखा है। और एक्टिवली कोई पेशेंट जब कोविड के टेस्टिंग के लिए जाते हैं और वहां भी जो लेबोरेटरी को डाउट होता है कि उसमें ये सिम्टम दिखाई दे रहा है तो वहां भी वो चेक करते हैं और उसको भी रजिस्टर करते हैं। लेकिन जब लॉकडाउन के दरमियान एक एक्टिविटी थोड़ी सी डीम हुई थी, कम हुई थी, फिर से उसको गति देने के लिए हम लोगों ने कोशिश की है। और आज 18 लाख, अभी 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, मार्च महीने में पूरा होगा, जैसा प्रतिवर्ष 20 से 21 लाख केस होते थे, एक केस हम काउंट करते थे, उसमें इस बार एग्रेसिवली हम उसको देख रहे हैं और 18 लाख की जांच हो चुकी है। और अगले दिनों में और भी आगे हम सर्वेलेंस करेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे और टेस्ट में जो टीबी पॉजिटिव पाया गया हो तो उसको ट्रीटमेंट भी करेंगे। डॉक्टर शोक बाजपेयी जी। माननीय चेयरमैन साहब, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन का अभियान सरकार चला रही। लेकिन साथ ही मान्यवर मेरी एक चिंता है कि क्षय रोग से जब मरीज पीड़ित हो जाता है प्रारंभिक स्थिति में उसका पता नहीं लगता। जब फेफड़े इत्यादि बहुत प्रभावित हो जाते हैं, लंबी खांसी आने लगती है, उसके बाद जांच होती तब मालूम होता है कि ये मरीज क्षय रोग से पीड़ित है। और इस तरह से बच्चों में भी मान्यवर क्षय रोग से प्रभावित या पीड़ित बच्चों का जांच नहीं हो पाती। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में ऐसे मरीजों के लिए क्या जांच की व्यवस्था जिला स्तर पर, ग्राम और पीएचसी और सीएचसी स्तर पर भी कराने का काम करेंगे, जिससे कि प्रारंभिक स्तर पर ही क्षय रोग की जांच हो सके और समय से उसका इलाज हो सके। ये मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह। माननीय सदस्य जी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्षय रोग होने से तुरंत ही पता नहीं लगता है, लेकिन कोई पेशेंट को क्षय रोग हुआ हो, कोई नागरिक को क्षय रोग हुआ हो, तो उसके नजदीक रहने वाले लोग
उसके अर्द गिर्द उसके फैमिली मेंबर, उसके ट्रीट में रहने वाले लोग जो सबसे ज्यादा उसको नजदीक रहते हैं, उसको इफेक्ट होने की सबसे पहले संभावना होती है। तो हम जब जहां ऐसे ट्यूबरक्लोसिस के केस पाया जाता है तो वहां हम सर्वेलेंस करते हैं, उसके फैमिली के मेंबर का भी टेस्ट करते हैं, उसके नजदीक रहने वाले मेंबर का भी टेस्ट करते हैं और उसके साथ काम करने वाले लोग सहकर्मियों का भी टेस्ट करते हैं, जैसे हमें पता चले कि उसको भी उसकी इफेक्ट हुई है को नहीं हुई है, और जो हुई है तो उसको हम तुरंत ही ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू। श्रीमती रूपा गांगुली जी। टीबी के बारे में बहुत जानकारी और सक्रिय तरह से देश में काम हुआ है, हो रहा है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हम सभी जानते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सो इसमें क्या हुआ है, कई जगह पे ऐसा हम जानते हैं, जैसे मेरे घर के बाजू में हुआ था 1 महीने पहले की बात है, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि टीबी हुआ कि नहीं, और डर के मारे बहुत डर रहे थे, बहुत परेशान हो रही थी। हमने पूरा उनकी मदद की है, मैंने इंडिविजुअली। लेकिन मैं ऐसा सोच रही थी, जैसे हमने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर कोविन ऐप बनाए हैं, वैसे आरोग्य सेतु जो इतना अच्छा काम किया है कोविड के दौरान, क्या उस तरह से हम कुछ FAQ वाला कोई ऐप छोटा सा कोविन के आरोग्य सेतु के साथ या ऐसा कुछ हम प्लान कर सकते हैं क्या? ताकि वो अगर कोई सवाल आए कि हमें टीबी हुआ कि नहीं, उसके क्वेश्चन आंसर्स FAQ अगर हो जाए तो आम जनता को भारी, क्योंकि हर सरकार हर राज्य में उतना मदद नहीं करती। आपका सुझाव है माननीय मंत्री से। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुझाव भी है और मैं रिप्लाई भी देना चाहूंगा। ये बात सही, एक समय था जब किसी को क्षय हुआ है, टीबी हुआ है, तो वो डरते भी थे और हेजिटेंसी भी थी, बट वर्तमान समय में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये डिसीज क्योरेबल है और उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। सही समय पर ट्रीटमेंट हो जाने से ये डिसीज का इलाज है और उसमें ट्रीटमेंट करके हम दर्दी को, पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। और जो कुल मिला के लोगों में वैक्सीन का, उसके टीबी के संदर्भ में जागरूकता बढ़े, ये बहुत आवश्यक है और उसमें सामूहिक प्रयास की भी आवश्यकता होती है। पब्लिक अवेयरनेस कैसे आए, ऐसे कोई पेशेंट हो तो उसको तुरंत ही रिपोर्ट किया जाए, उसको बताया जाए, और व्यक्ति भी आज के समय में ट्रीटमेंट भी ले लेता है और इलाज भी करवा लेता है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 28 दोनों एक सिमिलर नेचर के हैं, सो वी आर टेकिंग बोथ। प्रश्न संख्या 18, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC श्रेणी 1, 2 और 3 के शहरों में रहने वाले लोगों से आवास ऋण पर सरकारी बैंकों की तुलना में लगभग दोगुनी ब्याज दर वसूल कर रही है, और यदि हां तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? प्रश्न संख्या 28, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अंतर्गत आने वाली वित्तीय संस्थाएं राष्ट्रीयकृत बैंकों की तुलना में आवास ऋण पर लगभग दोगुनी ब्याज दर वसूल कर रही है? यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की शोषणकारी संस्थाओं के विरुद्ध क्या क्या कदम उठाए गए हैं? और क्या सरकार को वित्तीय संस्थाओं द्वारा दुगनी ब्याज दर वसूल किए जाने से संबंधित कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हां तो सरकार द्वारा इस कदाचार को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है? डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़, वित्त राज्य मंत्री, और निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्री। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, पहला सप्लीमेंट्री पूछिए दीपक जी। माननीय दीपक सर, इज लेड ऑन द टेबल। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि वो बताएं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो NBFC से गाइडलाइन से उनके द्वारा नियंत्रित जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, वो श्रेणी 1, 2 और 3 के शहरों में रहने वाले लोगों से आवास ऋण पर सरकारी बैंकों की तुलना में दुगनी ब्याज ली जाती है, उनके द्वारा दुगनी ब्याज वसूली जाती है सर, तो क्या इस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया है? धन्यवाद दीपक। माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सभागृह, हाउसिंग के लिए बैंक और हाउसिंग फाइनेंस, ये 2 इंस्टीट्यूशंस लोन देती है।
और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने कंट्रोल किया जाता है और उधर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से जो लोन दिया जाता है वो महंगा रहता है एज कंपेयर टू बैंक्स, क्योंकि बैंक में जो करंट अकाउंट रहते हैं, सेविंग अकाउंट रहते हैं, उसमें जो पैसा रहता है उसको ब्याज कम रहता है या ब्याज नहीं रहता, और बैंक जब हाउसिंग को लोन देती है तो उसी का पैसा तो कम इंटरेस्ट में दे सकती है। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो मार्केट से पैसा उठाती है और वो लेंडिंग करती है, लोन पे लेती है, और वो लोन जब देते हैं तो नेचुरली उसका इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इसी के ऊपर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या बैंक हो, दोनों के ऊपर रिजर्व बैंक का कंट्रोल रहता है। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय दीपक जी। देखिए सर, कौन सा सेक्शन है सर, और कौन सा वो बिजनेस क्लास है जो बिजनेस करते हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, उससे होम लोन लेने में उसको थोड़ी परेशानी होती है, वो योग्य नहीं रहता है, तो जिस कारण से उनको उनके पास जाकर के विवश के मजबूरी के कारण ब्याज लेना पड़ता है, तो उसके लिए क्या सरकार कोई वित्तीय संस्थाओं को, जो इस प्रकार से जो आरबीआई के द्वारा संचालित नेशनल बैंक है, उसको हम कैसे प्रमोट करके किस प्रकार से उन लोगों को लोन दिलाने में हम सफल हो सकते हैं क्या, जिसके कारण जो धन्यवाद, जो अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास जाने की उनको जरूरत न पड़े। धन्यवाद दीपक जी। सर 17 फरवरी 2021 को रिजर्व बैंक की कुछ गाइडलाइंस है, और इस गाइडलाइंस के हिसाब से जो हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर उनका कंट्रोल रहता है, और हाउसिंग फाइनेंस जब कंपनीज जो लोन देते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस है जो बोर्ड में डिसीजन लेके हाउसिंग फाइनेंस के उसके ऊपर ये देना पड़ता है। और अगर समझो ये हाउसिंग फाइनेंस कंट्रोल अगर नहीं कर सक रहे कंपनीज, तो उसमें ग्रीवेंसेस कंपनी से जा सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 28 माननीय श्री सैयद जफर इस्लाम जी, आपका पहला सप्लीमेंट्री। Thank you very much. I have, while all the questions have been adequately answered by the Honourable Minister, but still I would like to ask one supplementary question, sir. That there is section, I am being a ex-banker, I know that there is a negative list in every bank, and that's why many potential customers, they go to NBFCs because they cannot avail housing loan from the nationalized bank. I think if the government can ascertain and find out from the banks why those negative lists, even though they are eligible to take loan from the banks, but still they are not being given because they feel they are not confident of recovery, something which can be addressed by the government by finding out from the banks. Thank you. Thank you. माननीय सभापति महोदय, बैंक के हाउसिंग लोन हो या एनी लोन के लिए कुछ क्राइटेरिया रहते हैं, और अगर वो क्राइटेरिया में अगर लोन देने के लिए अगर कस्टमर फुलफिल नहीं कर सकता तो वो लोन देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो प्राइवेट बैंक के पास जाते हैं या हाउसिंग फाइनेंस के पास जाते हैं, और इन दैट केस आल्सो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रहता है, उन्हीं को उसके ऊपर बाकी का लोन देना डिपेंड रहता है। Second supplementary. I would like to highlight this section of society, and particularly the certain profile, like for instance police, advocate, and even some government services where they find it difficult that they will be able to recover from them, and it will go to litigation. These are the negative lists, and I think if government take initiative, this can be addressed. Thank you. माननीय मंत्री जी। सर, गवर्नमेंट सर्विस जो है, जो पुलिस रहो या जो कुछ सेक्टर है, उसी के ऊपर सर्च करके ही लोन दिया जाता है। अनलेस अनटिल सर्च फ्रॉम द बैंक उसकी लोन नहीं दे सकता। और उसमें जो इफेक्टिव है, जो लोन देते समय इसका कॉस्ट, उसकी एबिलिटी, रिटर्न ऑफ द लोन और उनकी तनख्वाह या इनकम क्या है वो भी देखा जाता है। मिस्टर जीवीएल नरसिम्हा राव, प्लीज। The banks have banks put all those who are in the political field as politically exposed persons. We are all called the PEPs. Not only the elected representatives, even people who are involved in any political office bearer's position also are called PEPs. And many people here who would otherwise be eligible to get loans from banks, and people whom banks actually chase to offer loans,
including many senior IAS officers I find here or businessmen, they are not given loans because they are politically exposed persons. I think it's an insult that you don't consider elected representatives of parliament. I have many colleague members who have been in government service, and they were always chased by the banks to take loans, but today they run away from them. So I want to understand, why is there such a category, and whether RBI can give strict guidelines to really remove this stigma. Thank you. सर, बैंक लोन देते समय पॉलिटिशियंस और पर्टिकुलरली पुलिस कर्मचारियों के लिए थोड़ा नेगेटिव रिमार्क रहता है, बिकॉज उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा है प्लीज, तो दैट इज अ फैक्ट. पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर को बैंक लोन देने में थोड़ा प्रॉब्लम करती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उस प्रॉब्लम को रिलुक कैसे किया जाए इसके लिए कह रहे हैं. प्लीज ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, प्लीज. Sir, politically exposed persons, so Honorable Member GVL Narasimha Rao expressed, is more from the point of view of when large sums of money are transferred from one account to another, complying with the global requirement where, the financial action on terror funding happens. So according to them, every account will have to be kept a tag of when there is huge money is being transferred for sensitive person's account from that account to this one. That is one separate answer, sir, which partly addresses GVL Narasimha Rao's concern, member GVL Narasimha Rao. But as regards the question of as to why loan giving for, sensitive customers, whether they are police officials or anything else, I don't think there is a officially stated policy that we should not give them. And the spirit of the answer of the Honorable MOS is well taken. Banks make their own assessment based on KYC and any other officially the ratings, CRISIL ratings and everything else, CIBIL ratings and so on. So I don't think there is any specific instruction given to banks saying be careful not to lend to these people. So maybe I would like to submit to the Honorable Member, was it Zafar Islam, that and also one of the member who just asked, GVL Narasimha Rao, and followed from there it was Honorable Member Zafar Islam. So there isn't any such. But however, at the branch level, banks do exert a certain level of discretion based on the available KYC. There is no checklist of, oh no loans for these people. There's no such thing like that. I want them to be informed of it. Thank you. Manya V. Vijay Sai Reddy. Sir, is it true that there has been a consistent rise in non-performing assets in so far as non-banking financial companies are concerned, and also housing finance companies? If so, I would like to know from the Minister what steps that are being taken to reduce the non-performing assets in respect of these housing companies and NBFCs to protect the interest of the depositors as well. Certainly respond, but I don't want to be a stickler, but the question doesn't pertain to non-performing assets in banks. We are more talking about interest rates, housing banks, why there is a difference between the interest rate charged by the housing banks as opposed to the public sector banks, which can also give home loans. So this is a totally out of date. Sorry. Thank you. Now question number 19, 23 and 30, they are of similar nature on cryptocurrency. प्रश्न संख्या 19, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारत में क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए कोई अध्ययन कराया है? क्रिप्टो करेंसी लेन देनों की निगरानी करने के लिए किस प्रकार के आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता होगी? क्या भारतीय बैंकों के पास क्रिप्टो करेंसी लेन देनों को विनियमित करने के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकीय प्रणाली और प्रशिक्षण उपलब्ध है? और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? प्रश्न संख्या 23,
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क क्या सरकार के पास वर्ष 2020 और 2021 के दौरान अब तक भारत में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन की मात्रा का आंकलन मौजूद है? ख यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? ग यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? घ क्या सरकार भारत में क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने का विचार रखती है? और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? प्रश्न संख्या 30। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों में गैर प्रतिमोचीय टोकनों NFT के क्रय विक्रय के संबंध में मौजूदा कानूनी स्थिति क्या है? ख क्या सरकार गैर प्रतिमोचीय टोकनों के लिए एक अलग कानूनी तंत्र बनाने का विचार कर रही है? ग क्रिप्टो करेंसी से संबंधित धोखाधड़ी की कितनी घटनाएं सामने आई हैं और इस प्रकार के दर्ज किए गए घोटालों की राशि कितनी है? घ क्रिप्टो एक्सचेंजों और अन्य क्रिप्टो सेवा प्रदाता मंचों के लिए वर्तमान में लागू कर की दर कितनी है और कर किस प्रकार लगाया और वसूल किया जाएगा, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 23 माननीय नीरज शेखर जी। माननीय मंत्री जी, एक विवरण सभापति पर रख दीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 30 माननीय सुशील कुमार मोदी जी। सप्लीमेंट्री सर पहले लेटेस्ट विवरण सभापति पर रख दीजिए। थैंक यू। नाउ आ रहे हैं एक एक करके आ रहे हैं, तीनों ये सिमिलर नेचर क्वेश्चन है। पहले हम ले रहे हैं ऑन 19 माननीय स्वपन दास गुप्ता जी। So thank you. So there are, I've seen the answers to all the three relevant questions on cryptocurrency. So there are two ways of ensuring security. One is to control an environment and the other is to shut yourself in a sealed room. I guess the second part would be foolproof, but will that be very effective? The question here is, cryptocurrency is extremely popular with youngsters today. They have and they've been very unnerved by these latest speculation over it. The question which I want to ask is, will an outright ban be desirable? We still await the legislation which Nidhin Nirmala-ji will propose. But will an outright ban be preferable, or will it be far better to regulate it? Because we don't know how the cryptocurrency is moving in future. It's still very much work in progress. And therefore, will it be better to influence the course of the cryptocurrency development by being within the system through a process of regulation, as has been done by certain countries? I think Germany is probably one of them which has done that. It's really the question of which is the most preferable option to exercise without losing track of the larger questions of hot money, security, etc., and legality. Thank you. Thank you, Swapna. Fairly interesting time to have this debate, particularly in the House. And I quite recognize Member Swapan Das Gupta saying there will be a bill coming, but yet will it be a regulation or will it be a prohibition, indicating that a prohibition may not be ideal, and also indicating that this whole area is a dynamic area and so on. So keeping the propriety of the House, particularly as the session is ongoing, and the fact that we've answered saying there is a bill being proposed sooner rather than later, any answer I would give now will preempt the discussion, which I'm sure Sopanji will also participate, when the Treasury benches, when the government comes with the bill, with all its nuances, and the discussion can, of course, cover all these aspects. Thank you. So would kindly permit me to not go beyond this. Thank you. Dr. Narendra Jadhav ji, please. Thank you. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, there are misleading advertisements regarding the potential of making big profits by investing in private cryptocurrencies like Bitcoin. Younger generation is increasingly finding them more and more tempting. Sir,
private cryptocurrencies are being used for money laundering, terrorism financing, and even drug trafficking. Pending the passage of the bill, which is expected to ban private currencies, private cryptocurrencies, my supplementary question is there any plan from the government to create awareness about the ill effects of private cryptocurrencies out there? Because unless we create awareness, whatever happens to the bill will be seen. That will happen in future. But in the interregnum, given the fact that younger generation is being persuaded by the ads, I think there should be a campaign on part of the government to explain the ill effects of cryptocurrency. It's a suggestion, I think, Honorable Finance will keep in her mind. Thank you. Manni Amar Patnaik. So from the answer, it is very clear that there will be a bill on cryptocurrency and regulation of official digital currency for introduction in Lok Sabha, and as Honorable Finance Minister said, we should wait for the bill. But the fact is that the report which has been mentioned in the answer, this interministerial committee was set up on 2nd November 2017. It gave its report in February 2019. The context and the growth of cryptocurrency took place actually in the last 3 years, which has increased about 10 times. So this report's relevance may not be there as much. The question of banning, whether to ban or not to ban, what kind of asset class of cryptocurrency to be banned, I will wait for the bill. But the fact remains, even if you want to ban, the regulatory capacity should be there to observe that particular, to monitor that ban. What are we doing to improve the regulatory capacity of RBI or SEBI for different kind of private or government CBDCs? Thank you so much. I think this all will be covered under bill. So, Mani Mantri. No, regulatory capacity I'm is not covered. seeking cover to say everything is in the bill or everything may or may not be covered in the bill. Right. However, the issues pertaining to regulatory capacities and also the fact that it has proliferated in the last 2-3 years are well taken note of, and I can only go that far to say we've had extensive discussions on this. So I would request the honourable member to kindly wait to see what is going in the bill. Thank you. माननीय नीरज शेखर जी. सर, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि बिल आने वाला है, लेकिन बिल आने से पहले, क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जो शुरू हुई थी $1 से आज $60,000 उसका मूल्य है, तो इससे मैं मानता हूं कि एक अनुमान जो लगाया गया भारत देश में कि करोड़ों लोगों ने इसमें निवेश किया है, इसमें पैसा अपना लगाया है और लाखों करोड़ रुपए उसमें चले गए हैं. क्या भारत सरकार उन लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि ये अभी सुरक्षित नहीं है, ऐसा पैसा लगा रहे हैं जो आगे उनका नुकसान हो सकता है? हमारा वित्त मंत्रालय इसमें कुछ, जब तक बिल नहीं आता तब तक समझाने की कोशिश कर सकता है ऐसे पैसों में निवेश ना करें, तो इसमें कुछ कर रहे हैं वित्त मंत्रालय? Sir, Honourable Member Neeraj Shekhar ji and also for that matter the member from Odisha, Amar Patnaik ji, had both raised this question. Yes, the bill will come all right. But till then, definitely attempts, and I'm sure also economist Naren Jadhav ji also mentioned that, through the SEBI, through the RBI, and through once, I think, Government of India, there have been statements issued and also fairly awareness building attempt has been made to say that this is a risky area and people who are going in there be conscious as to what you're doing, and also said that this is an area yet not in complete regulatory framework. So I'm sure the House remembers that when nearly 2 years ago, 2.5 years ago, when Reserve Bank of India attempted to regulate this, it was through the Supreme Court. The matter was highlighted that in the absence of a clear-cut policy, regulation by RBI also may not be proper. So that drove the attempt to have a group
and then the inter-ministerial group worked into it, and then the policy came up, and policy was not issued out, but we are now bringing a bill and so on. So time has lapsed. In the meanwhile, it has also proliferated. At the same time, awareness issue or alert, if I can use the word, has been issued so that people are fairly cautioned that this may be a high-risk area to go in. That much has been done. Maybe more can be done on that area. I concede for Honourable Member Neeraj Shekhar's concern, but that's the point. So we are doing those little things, but then the bill is what is being keenly looked for. Thank you, madam. Second supplementary, माननीय नीरज जी. इसी से सभापति इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा प्रश्न भी. अभी किसी ने शायद पहले ही बोला कि कहीं आप किसी वेबसाइट पे जाइए, इंटरनेट खोलिए, तो इसके एडवर्टाइजमेंट बहुत आ रहे हैं और हमारे नौजवान साथी उसमें पैसा लगा रहे हैं. तो क्या भारत सरकार ऐसा कर रही है, इन जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं इनको बंद करने का कोई उपाय हो सकता है? तब तक बंद करने का उपाय अभी तक कुछ नहीं है, मगर जरूर कॉशन देने का, युवाओं को इस विषय में जो रिस्क है उस विषय में ध्यान दिलाने के लिए कदम उठा रहे हैं सरकार के द्वारा, सेबी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा. जैसे मैंने कहा, इससे और अधिक मात्रा में वो कर सकते हैं, मगर अब हम इस कगार पर आ गए हैं कि हमारे बिल जल्दी आने वाला है. धन्यवाद. माननीय सुजीत कुमार जी. Thank you, sir. Sir, with the proliferation of crypto exchanges and the explosion of crypto transactions, it is inevitable that scams, frauds, and as Honourable Member Narendra Jadhav ji has observed, money laundering also is going to happen in a massive way. I suspect, sir, anti-national forces might also try to use these platforms to hurt the Indian economy and possibly destabilize the Indian economy. So is the government aware of any such move by anti-national forces, and if yes, what is it planning to do? Thank you. Sir, the risk that this can lead to some kind of, illegal transfers to not so desirable activities are matters which are, in the regular course also being monitored by institutions, by enforcement authorities and so on. And the Ministry of Finance benefits from inputs from them. So I would only tell the member that these are matters which are definitely being discussed at various levels. Thank you. माननीय सुशील कुमार मोदी जी. माननीय उपसभापति महोदय, अभी मैडम ने एडवर्टीजमेंट्स के बारे में कहा. I want to ask madam, in the last 4 months, there are a flurry of misleading ad on TV, print media, and the social media, and they are promising heaven to the investors. And during this World Cup 2020, more than 50 crore was spent by the crypto exchange companies. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि is there any plan to ban such advertisements? Because जो statements आए हैं RBI के, वो किसी ने पढ़ा नहीं, केवल अंग्रेजी के अखबार में statements आ गए. So are you going to insert some advertisements prominently in all the regional and Hindi and English newspapers? Number one. Number two, that because these ads are without any disclaimer. So are you going to, is Government of India thinking of banning such advertisements which are misleading और जिसके कारण लोगों का करोड़ों रुपया नुकसान हो सकता है? इसलिए मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि is Government of India contemplating to ban such misleading advertisements till the bill comes to this house, because nobody knows this bill will come or not come. Last time also it was mentioned in the bulletin, but it could not come into the house. तो इसलिए बैन करने के बारे में मेरा आग्रह कि क्या सरकार विचार करेगी बैन करने के बारे में? सुझाव. Sir, two things. Last time also there was a bill mentioned and it didn't happen. I just want to remind honourable member, yes, last time there was a bill proposed, but subsequently, because there were other dimensions which in the real time we thought it was important to bring into the bill, that bill had been reworked, and in a way the bill which is coming now is a new bill, but never mind, the work done on that have all been taken on board here. So intent was either we improve that bill
or come with a bill which is going to be far more recent. So that intent of getting that bill at that time was there, genuine intent. And now we are coming up with a new bill, so it's not as if the last time we just put it there, didn't want to come with one, so leading to a suspicion that this time also we are putting a bill, we may not come up with one. No, let me be clear on that, that the earlier attempt was definitely to come up with a bill which the House can consider. But later, because rapidly a lot of things had to come into play, we had started working on a new bill, and this is the bill which is now being proposed. And this bill is, once the Cabinet clears it, it will come here into the House. That is one thing. And second, about the misleading advertisements and about are we banning them? I want to inform the Honourable member who's been a finance minister earlier in Bihar, has also been in very influential and guiding positions in the GST Council, whose advice all of us have benefited from. So I value his question. There are, with the Advertisement Standards Council of India, the ASCI, which governs all advertisements, their guidelines are being studied and the regulations that they have are all being looked into so that we can take, if necessary, some kind of a position or a decision to say how we are going to handle this. I can inform the Honourable member that. Thank you. Second supplementary. Sir, my question number 2 was there, whether the government is seeking to make a separate legal framework for NFT. It has not been answered in this question, in this answer. So I would like, because I've asked that there should be a separate legal framework for NFT. It should not be a part of Cryptocurrency Act. So is government thinking of separate framework, legal framework for NFT? And number 2, because you have answered in question number 4 in D, so I would like to know how many people have paid income tax on cryptocurrencies and how much tax has been collected. Can the minister tell the House how many people have paid income tax on cryptocurrency, income from the cryptocurrency, and how much tax has been collected? Thank you. So I don't have the ready information on how much tax has been collected on cryptocurrency or how much has been paid on it. And as regards NFT, the non-fungible ones, Honourable Member desires having a separate legal framework. At this moment, I may not be able to say whether I will give a separate framework or not. But certainly, as I said, all these matters are being discussed. Question number 20. प्रश्न संख्या 20, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोई भी राज्य संक्रमण अवधि के दौरान राज्यों के लिए निर्धारित की गई 14% की अनुमानित राजस्व वृद्धि दर को पार नहीं कर पाया है? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2022 के पश्चात जीएसटी प्रतिपूर्ति प्रदान करने की मंशा रखती है? और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री। माननीय मंत्री जी, माननीय विजय साई रेड्डी। Sir, the National Institute of Public Finance and Policy has recommended that the 4 key slab rate system of 5%, 12%, 18% and 28% can smoothly be replaced by three-tier slab system of 8, 15 and 30% without causing any loss of revenue to the exchequer. I would like to know from the Honourable Finance Minister what steps are being taken, whether such proposal is being accepted and whether it is advisable to accept such proposal or what is that being contemplated. Thank you. Very pertinent question as regards the GST rates. Although, of course, we are talking about compensation in this question, I take this opportunity to inform Member Vijay Sai Reddy that the GST Council probably a year and a half ago, cursorily, it didn't go into depths, talked about the need for rate rationalization related discussions.
So 3 rates, 4 rates to 2, 4 rates to 1, all that. Cursorily was mentioned that at some point in time we need to talk about it, because at the point in time when the GST was brought in, sir, very many factors determined as to why we wanted to have these 4 rates, 4 slabs and so on. And the revenue neutrality principle also required that we had 4 rates. But time has probably come, or the House also felt, I mean the GST Council also felt that this has to be taken up some point in time. And the revenue neutrality has been upset in some ways. At the same time, if you're talking of one tax, one nation, are 4 slabs required? Should there be 1 rate? This has been a question which, because of, I would presume, the pandemic and also the second wave and also the issues of compensation, the requirement for borrowing, so several such factors have probably played in the minds of the council, and I'm not speaking for them, but I'm giving you a sense of what prevailed in the House, saying probably because we were attending to these things, the very required debate on rate rationalization has not even come up. That is where we are. Thank you. Question number 21. प्रश्न संख्या 21। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये सच है कि चिकित्सीय यंत्रों, शल्य आपूर्तियों और उपकरणों की कुल मांग के 70% का आयात दूसरे देशों से किया जाता है? यदि हां, तो विगत 2 वर्षों के दौरान आयातित मदों का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है? और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? मनसुख मांडवीय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। माननीय मंत्री पर रखा जाए। पहला सप्लीमेंट्री। जी सर, जैसा हमने देखा पिछले कोरोना काल में हमारे देश में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी, और आज हमारी ये हालत है कि हम देश के उत्पादन को बाहर निर्यात कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने देश में इतना बड़ा उत्पादन का नेटवर्क बढ़ाया है। इसी सिलसिले में मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो हैं उनका 70% इंपोर्ट किया जा रहा है, और अगर ये सच है तो क्या इसके लिए क्या हम लोग उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, और कहां उत्तर प्रदेश में इसके लिए क्या क्या हो रहा है? धन्यवाद। चेयरमैन साहब, देश में मेडिसिन सेक्टर में और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में हम फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है। दुनिया में आज अमेरिका में 4 टैबलेट खाते हैं लोग, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनेरिक मेडिसिन होती है। सारी दुनिया 6 टैबलेट खाती है, उसमें से एक इंडिया में बनी हुई जेनेरिक मेडिसिन होती है। और सारे देश में 12,000 से ज़्यादा हमारा हमारे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और देश में हमने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा, देश की रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें मेडिसिन उपलब्ध कराना, नहीं केवल भारत में हमारी रिक्वायरमेंट तो हमने पूरी की, लेकिन 150 देशों को इंडिया ने जब फर्स्ट वेव और सेकंड वेव चल रहा था तब मेडिसिन उपलब्ध भी कराई। और उसका फायदा ये हुआ कि दुनिया ने सेकंड वेव में जब इंडिया दिक्कत में थे तो दुनिया ने कहा कि इंडिया के साथ खड़े रहना चाहिए, और हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करने में दुनिया ने सहयोग भी किया। और देश में हम फार्मा सेक्टर में लीड कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल डिवाइस सेक्टर में हमें बहुत कुछ करना था। वर्तमान समय में देश में मिडिल क्लास बढ़ रहा है। देश में प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया और हेल्थ का बजट बढ़ाया, आयुष्मान भारत जैसी योजना लाया जिसमें 50 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी मिली, और इससे गरीब लोग, गांव में रहने वाले लोग, जो लास्ट तबक्के में अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोग को भी अपने कोई ऑपरेशन करने की आवश्यकता हो तो ऑपरेशन कराने में सक्षम बने हैं। और ऐसे सक्षम बने, नहीं केवल गरीब लोगों के लिए सरकारी अस्पताल होती है, लेकिन 20,000 से अधिक हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना के तहत वो लिस्टेड है। उसमें कोई भी एक अमीर परिवार की ट्रीटमेंट जहां होती है, यही हॉस्पिटल में देश के गरीब परिवार की भी, व्यक्ति की भी ट्रीटमेंट हो सके, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित आज के दिन में देश में हो चुकी है। और देश में
2.25 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी मिल चुका है और इसलिए मेडिकल डिवाइस की डिमांड डे टू डे बढ़ रही है। वर्तमान समय में हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइस की हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारा मार्केट है वो 10 से 12 मिलियन डॉलर का है, लेकिन अगले 5 साल में वो 50 मिलियन डॉलर का होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ भारत सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, उसकी सुविधा हेल्थ केयर एक्सेस हो रहा है, हेल्थ वेलनेस सेंटर बन रहा है, उसका लाभ लेके भविष्य में हमारे यहाँ मेडिकल डिवाइस की हमारी रिक्वायरमेंट देश में ही कैसे पूरी हो, इसलिए आयुष्मान हमारे आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में हमारे मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने एफडीआई को भी अलाउ किया है। एफडीआई के तहत कई कंपनी ने इंटरेस्ट लिया है। देश में स्टार्टअप स्टैंड अप योजना का लाभ भी देश में हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स लेने लगे हैं और हमारे यहाँ युवा पढ़े लिखे जो बाहर काम कर रहे थे वो भी देश में आके इंडस्ट्रीज में काम करने लगे और यहाँ वो एंटरप्रेन्योरशिप भी करना शुरू किया है। उसको प्रोत्साहित करने के लिए देश में एक पीएलआई स्कीम के तहत 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने के लिए सुनिश्चित किया है। माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के लिए भी एक मेडिकल डिवाइस पार्क भारत सरकार ने मंजूर किया है, मध्य प्रदेश में मंजूर किया है, तमिलनाडु में किया है और हिमाचल प्रदेश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क के तहत 100 करोड़ रुपीस भारत सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। जैसे मेडिकल डिवाइस पार्क में जो कॉमन फैसिलिटी, कॉमन रिक्वायरमेंट, कॉमन टेस्टिंग फैसिलिटी उसमें प्रोवाइड हो सके, उपलब्ध हो सके, इस तरह से मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए इनिशिएटिव भारत सरकार की ओर से लिया गया है। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय संजय सेठ। सर धन्यवाद। दूसरा ये कि सर क्या जो इस डिवाइस पार्क में फैक्ट्रियां लगेंगी उनको कोई छूट देने का भी आप लोगों के यहाँ विचार है, जिससे कि ये लोग और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगा सकें? देश डिवाइस इंडस्ट्रीज को कॉम्पिटिटिव करना, तो सारी दुनिया में क्या प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस का हमने डिटेल स्टडी किया और सारी दुनिया में एक प्रैक्टिस रही है कि जब कोई भी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है तो एक इंडस्ट्रीज अपने यहाँ कोई रिसर्च यूनिट नहीं स्थापित कर सकता है, या तो मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटी है, टेस्टिंग फैसिलिटी है, स्वयं करे तो बहुत खर्च हो जाता है, लेकिन सारा पार्क के लिए एक ही फैसिलिटी हो और उसका लाभ सभी को हो तो सस्ता भी हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है, वो सर्वाइव कर जाता है। ये सारी स्टडी हमने बहुत डिटेल की है और दुनिया में हम कंपटीशन में कैसे टके, मेडिकल से हम मेडिसिन में भी, एपीआई सेक्टर में भी 53 ऐसे एपीआई थे जो हम दुनिया पर डिपेंड करते थे। मैं पढ़ता था उस वक्त, हम ये पढ़ते थे कि देश में पूना में, पिंपरी में पेनिसिलिन का प्लांट है, कारखाना है, और ये धीरे धीरे भारत सरकार का प्लांट मर गया। क्यों मर गया? समय के साथ जो सरकारें रही उसको बदल करना चाहिए था। दुनिया ने सस्ता मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में डंप करना शुरू किया और उस वक्त हमने उसके पर कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ से नहीं लगा और हमारी इंडस्ट्रीज मर गई और एपीआई पर हम अदर कंट्री पर डिपेंडेंट हो गए। तो उसमें से हम कैसे बाहर आए और हम आत्मनिर्भर भारत के तहत इंडिया में ही मैन्युफैक्चरर्स कैसे बढ़ाए और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पर हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, इसलिए हमने पीएलआई स्कीम 1 और पीएलआई स्कीम 2 लाया। 30,000 करोड़ रुपीस की पीएलआई स्कीम और मेडिकल डिवाइस पार्क वगैरह के माध्यम से देश हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और हम सेल्फ सस्टेन की दिशा में जा रहे हैं। थैंक यू। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। You were listening to the recording of today's proceedings during the question hour in the Rajya Sabha. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.